हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ज्योति। लेकिन मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है? कोई बोल नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ, म्यूट अनम्यूट कर दिया सभी को, यस सर। है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वर्षा। एक चारू नाम गुड की लड़की इवनिंग थी। सर। गुड इवनिंग ज्योति। चारू नाम की लड़की थी, वो काफी सालों बाद दिख रही है ना चारू? हाँ जी सर। हम्म। बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है लग रहा है। हम्म। अच्छा, डेट जो है वो अनाउंस हो गई क्या? बोर्ड के डेट, मतलब बोर्ड के एग्जाम की? सर अभी बस यही बोला है कि 26 से स्टार्ट होंगे, वैसे डेट शीट नहीं आई। ओके, 26 से स्टार्ट होंगे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब जो तुम लोगों का जो 12th का सिलेबस है ना, क्योंकि जो बोर्ड में आने वाला है और नीट में भी मतलब काफी वेटेज है उसका, उसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो पहले करा दिया जाए। 11th का बाद में कराया जाएगा, तो मतलब अभी जो चैप्टर चल रहा है वो मतलब नेक्स्ट वीक से ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी 12th का सिलेबस है वो पहले हम लोग करा दें, क्योंकि तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, है ना? हम्म। क्योंकि टर्म 2। हाँ, टर्म 2 का, वही टर्म 2 का पहले ही करा देंगे। ठीक है, उसके एग्जाम के पहले ही, तो मैंने बोर्ड के एग्जाम के पहले ही टर्म 2 का मतलब पूरा सिलेबस जो हो जाएगा, है ना? क्योंकि उसमें बोर्ड के भी तुम्हारा वो हो जाएगा और नीट का भी हो जाएगा, है ना? चलो, तो ऐसा सोचा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ये अप्लाई होगा। अभी तो कौन सा चैप्टर चल रहा था, सभी बच्चे बताएं। यस, कुमकुम। ठीक है, सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज है ये, कि बोर्ड का जो सिलेबस है वो हम लोग कराएंगे, और उसमें से एमसीक्यूज कराएंगे, नीट का भी पोर्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि केवल और केवल बोर्ड का, सर एनसीईआरटी भी। मतलब अभी 11th का उसके बाद करवाओगे फिर? हाँ, 11th का तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम होने के बाद, क्योंकि 11th के मतलब बहुत कम टॉपिक बचे हुए हैं, है ना? जितने भी बचे हुए हैं छोटे मोटे, 11th के बहुत कम टॉपिक बचे हुए हैं, वो बाद में करवाएंगे बोर्ड के एग्जाम के बाद, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ना वो अप्रोक्सीमेटली जून एंड में होगा, है ना? तो तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे और उसके बाद 1 मंथ का टाइम अपन को मिल जाएगा, है ना? तो उसमें मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। चलो, तो जो कौन सा चैप्टर चल रहा था, हाइड्रोजन। आज हम लोग हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे और एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 2, है ना? देखो, हाइड्रोजन में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लोग डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, डाई हाइड्रोजन के बारे में। फिर उसके बाद अपन लोगों ने हाइड्राइड्स पढ़े थे, है ना? आज अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लास्ट है इसका H2O2, H2O2 के बारे में और वाटर के बारे में, है ना? वाटर के बारे में और हार्डनेस के बारे में।
हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। हार्डनेस ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर की हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे। ओके चलो। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने हाइड्राइड्स के बारे में देखा था कि हाइड्राइड्स होते क्या है ना। अच्छा, किसी को याद है हाइड्राइड्स क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद, कोई भी अगर एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो वहां पे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चे। किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्राइड्स का। तो अपन लोगों ने हाइड्राइड्स जो है वो कितने तरीके के पढ़े थे? हाइड्राइड्स अपन लोगों ने अगर किसी को याद हो तो, 3 ठीक है। तरह के। यस, हाइड्राइड जो हैं वो 3 टाइप्स के थे। एक था आयोनिक हाइड्राइड, है मेटालिक, ना, आयोनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड एंड मेटालिक लास्ट हाइड्राइड। वो मेटालिक हाइड्राइड। वेरी गुड, सारे बच्चों को पता है। अच्छा, कोवैलेंट हाइड्राइड में भी हमने 3 टाइप पढ़े थे, है ना। कोवैलेंट हाइड्राइड में भी अपन लोगों ने 3 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन इलेक्ट्रॉन से? रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वेरी गुड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसे कोवैलेंट हाइड्राइड हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो डेफिनेशन भी देख ली थी कि भाई आयोनिक हाइड्राइड क्या होती, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो वहां पे आयोनिक हाइड्राइड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन जो है वो पी ब्लॉक के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा? कोवैलेंट हाइड्राइड। और अगर डी ब्लॉक के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा? मेटालिक, मेटालिक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्या होता है? ऐसे हाइड्राइड जो बोरॉन फैमिली के साथ रिएक्शन करे, बोरॉन फैमिली के साथ हाइड्राइड बनाए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। बाकी ये बताओ। 14th ग्रुप के साथ। यस, 14 ग्रुप के साथ, इट मींस कार्बन फैमिली के साथ। अगर कार्बन फैमिली के साथ कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। और इलेक्ट्रॉन रिच बताएं कोई? 15, 16 और 17 के साथ हैलोजन, यस, कैलोजन और नाइट्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो 50th ग्रुप, 60th ग्रुप, 70th, है ना। इनके साथ अगर कंबाइन होता है हाइड्रोजन तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच। सिंपल सी चीज। अच्छा, मेटालिक हाइड्राइड को और क्या बोलते थे? मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। वेरी गुड, सबको याद है। बस ऐसे ही मतलब चीजें याद रखो ना, कोई भी सिलेक्शन को नहीं रोक सकता तुम्हें। ऐसी चीजें मतलब बस याद रखनी है, क्योंकि अटेम्प्ट तो तुम्हें वहां पे क्वेश्चन करनी है, तुम्हें ही अटेम्प्ट करनी है, तो याद रखना। चलो आगे हम लोग वाटर के बारे में पढ़े थे। 18 टाइप का वाटर है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर, वाटर की जो हार्डनेस होती है, वाटर कितने तरीके का होता है? वाटर 2 टाइप्स का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर, है ना। मैंने बताया था कि कैसे पहचानते हैं। सोप डाल के। यस, एक का हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर, है ना।
तो हार्ड वाटर में जो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है ना, तो हम बोल सकते हैं डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, है ना। और सॉफ्ट वाटर जो है वो फॉर्म लेदर, वही सोप होनी चाहिए। अगर लेदर फॉर्म करे, फोम फॉर्म करे, तो उसको बोलेंगे क्या, हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर, और फोम फॉर्म ना करें तो उसको बोलेंगे बच्चे लोग हार्ड वाटर। ओके। अब हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है बच्चे लोग, हार्डनेस भी दो तरीके की है। कौन कौन सी हार्डनेस? एक है टेम्परेरी हार्डनेस, बच्चे लोग ध्यान से समझें। एक है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस, ओके। अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर होती है, किसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस? सर अगर जैसे हम सॉल्ट वॉल्ट मिला देते हैं ना तो अलग हो जाती है फिर उसके बाद हाँ हमेशा हाँ, अलग मतलब किसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस? मैग्नीशियम के आयन सॉल्ट उसकी वजह से। यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके। और परमानेंट क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोले किसी को पता है? सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सल्फेट और क्लोराइड की वजह से जो हार्डनेस होगी, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, उनकी वजह से जो हार्डनेस होगी उनको बोलेंगे क्या, परमानेंट हार्डनेस। और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। अच्छा, तो क्या इन हार्डनेस को दूर नहीं किया जा सकता है? आराम से दूर किया जा सकता है ना। तो पहले हार्डनेस समझ गए, हार्ड वाटर समझ गए, सॉफ्ट वाटर समझ गए। हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ऐसे, है ना। बोलो। ऐसे ऐसे, ऐसे समझ लो ना। बीएससी टॉपर, बीएससी टॉपर, बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड क्या, परमानेंट। याद रहेगा बीएससी टॉपर्स। चलो, अब इसको हम क्या करेंगे, हार्डनेस को रिमूव करेंगे। अलग अलग मेथड से इस हार्डनेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ओके। तो हम नेक्स्ट शेडिंग है रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को रिमूव कैसे कैसे करती है? एक तो आसानी से घरों में करते हैं कि वाटर को बॉईल कर दो और फिर उसके बाद हो जाएगा, है ना। वाटर को बॉईल बॉईल करने के बाद टेम्परेरी हार्डनेस जाती है, परमानेंट हार्डनेस नहीं जाती। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, अगर टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है तो क्या क्या मेथड यूज करेंगे? बाय बॉइलिंग, वाटर को बॉईल कर दो। अब वाटर को अगर बॉईल कर दोगे तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो दूर हो जाएगी। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से, है ना। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से बच्चे लोग?
बाइकार्बोनेट्स की वजह से, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या हम ऐसे बोल दें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर इसको हम बॉईल कर दें, हीट कर दें, बॉईल कर दें, तो ये टूट जाता है। यही तो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस। ये ब्रेक हो जाता है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना लेता है और CO2 और वाटर भी निकाल लेता है। ये किसका, MgOH का होल ट्वाइस बनाता है। और CO2 देखो, पहले हार्डनेस जो थी ये थी, अब उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद ये टूट गया, तो वही तो तोड़ना था अपने को, बाइकार्बोनेट्स टूट जाए, बाइकार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो जाए बॉईल करने, तो इम्प्योरिटी सॉरी, तो हार्डनेस दूर हो गई कि नहीं दूर हुई? यस, बाई बॉइलिंग। दूसरी तरीके से हार्डनेस, बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है। बोलो फिर से। बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है। नहीं नहीं, बाइकार्बोनेट लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के है ना, मैग्नीशियम तो मेटल है, तो वो कुछ सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो जैसे पानी तुम देखोगे ना, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, कि इसमें कैल्शियम है कि मैग्नीशियम। जब टेस्टिंग के लिए आते हैं तो पता चलता है ना। तो ये पूरे सॉल्युबल होते हैं, इन मतलब सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। जब बॉईल करोगे ना तो वो निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? ये ब्रेक हो जाते हैं ऐसे ऐसे में, इसकी वजह से दूर हो जाती है। जब भी कभी भी RO वगैरह लगवाते हो घर में, तो उसमें टेस्टिंग करने के लिए आती है, तो देखना कितना गंदा पानी निकलता है, उसमें ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सी? क्लार्क मेथड। बच्चे लोग, क्लार्क मेथड क्या होता है ना? क्लार्क मेथड में टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। क्लार्क मेथड पढ़ रहे हैं, क्लार्क सी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा दो, तो CaCO3 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है और वाटर। देखो, ये हमें तोड़ना था, ये टूट गया, हार्डनेस दूर हो गई कि नहीं दूर हो गई? चाहे हमें मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट देने पड़े, MgHCO3 है ना, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हम COH का होल ट्वाइस से करेंगे। तो क्या क्या बन सकता है बच्चे लोग? क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। MgOH का होल ट्वाइस, कार्बोनेट, है ना। कार्बोनेट किसके? कैल्शियम के। बच्चे लोग, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, CaCO3 और क्या, CO2, सब बन जाएगा। मतलब ये बेसिकली हमें ये तोड़ना है। तो दो मेथड याद करो जल्दी से। सर वाटर भी कौन निकलेगा कौन ना? से मेथड? तो इससे केवल और केवल परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। चाहे क्लार्क मेथड हो, चाहे बॉइलिंग मेथड, वाटर को बॉइल करके हम टेम्परेरी को दूर कर सकते हैं, लेकिन उसी वाटर में अगर परमानेंट हुई तो उसका क्या? तो आगे जो मेथड है वो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का है बच्चे लोग। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, किसी को पता है क्या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कोई एक मेथड? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक बहुत अच्छा सा मेथड है, किससे? उसमें वॉशिंग सोडा मिला दो। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है ये तो पहले बताओ।
Sulfate and chloride. मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, इनकी प्रेजेंस में परमानेंट हार्डनेस होती है। अब इनको दूर करना है तो पहले हम लोग वॉशिंग सोडा मिला दें भाई। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे लोग। Na2CO3 को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा को अगर हमने क्या किया, इनके साथ रिएक्शन करा दिया ये हार्डनेस के साथ, तो आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, कैसे? अरे अगर MgSO4 है ना, उसकी रिएक्शन हमें ये तोड़ना है, परमानेंट हार्डनेस को तोड़ना है। Na2CO3 के साथ करा दे, देखो क्या बनेगा, बताओ मुझे क्या क्या बन सकता है। MgCO3 बनेगा और Na2SO4 बनेगा, दोनों अलग अलग एक्सचेंज हो जाएंगे। तो MgCO3 और Na2SO4 हो गया हार्डनेस। भाई इसको तोड़ना है ना, इसको ब्रेक करना है ना, ब्रेक हो गया। ठीक है, या तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कर लो। MgCl2 है ना बेटा, उसमें वॉशिंग सोडा मिला, भाई वाटर में ही वॉशिंग सोडा मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी कहीं से अलग से निकाल के लाएंगे, नहीं, वाटर में ही Na2CO3 मिलाएंगे और Na2CO3 जो MgCl2 है उसको ब्रेक कर देता है। देखो NaCl निकल जाएगा और MgCO3 बना, और क्या बना, NaCl, 2 टाइम्स ऑफ NaCl। टूट गया कि नहीं, इसको हमें ब्रेक करना है। तो अगर वॉशिंग सोडा को मिलाया जाए, तो कौन सी हार्डनेस दूर हो सकती है? टेम्परेरी हार्डनेस तो दूर ही होगी, परमानेंट भी दूर हो जाएगी। दूसरा मेथड है कैलगॉन मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? कैलगॉन मेथड, कैल्शियम गॉन ऐसे बोलते हैं। कैलगॉन मतलब कैल्शियम गॉन, कैलगॉन मेथड। ठीक है, कैलगॉन मेथड, देखो कैलगॉन क्या होता है, ठीक है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, है ना। तो ये होता है। अच्छा कोई फॉर्मूला बताएगा क्या मुझे बच्चे लोग? कोई फॉर्मूला नहीं? ओके मैं बता देता हूं। NaPO3 का होल 6, NaPO3 का होल 6, ओके, तो इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Na6P6O12 O18, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो होता क्या है कैलगॉन मेथड में? देखो कैलगॉन मेथड में टेम्परेरी हार्डनेस नहीं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करनी है। देखते जाए बच्चा, परमानेंट हार्डनेस को तो रिमूव करनी है। कौन सा मेथड चल रहा है? कैलगॉन मेथड। देखो कैलगॉन मेथड में क्या होता है, जो भी जैसे मान लो MgSO4 है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaPO3 का होल 6 इसके साथ ही रिएक्शन करेगा ना। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको मतलब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Na6P6O कितने हैं? 6 3 जा 18, ऐसे हैं बच्चों। अच्छा अब देखो Mg कितने प्लस होते हैं, Mg के ऊपर कितने प्लस होते हैं बताओ मुझे? 2 positive. 2 पॉजिटिव। तो इधर Na के ऊपर कितने हैं? यहाँ तो Na 1. 6 है ना, तो 1 प्लस चार्ज होता है, तो 2 Na इसके साथ चले जाएंगे और Mg जो है वो 2 Na को रिप्लेस कर देगा। देखते जाना क्या होगा। Mg ये Na कितने Na बचे? 4, P6O18 ऐसा हो गया।
और यहां से 2 Na आ गए, 2 Na आ गए, तो Na2SO4। बच्चे सर लोग Na4 कैसे हो गया? ठीक है, Na यहाँ पे 6 थे ना, तो एक Na, अब कितने बचे 4, और Mg कितने प्लस चार्ज है 2 प्लस, तो एक Mg 2 Na को रिप्लेस कर दिया, ओके सर। है ना, 2 Na को रिप्लेस कर दिया इसलिए आया। ओके, ध्यान रखना। तो ये MgSO4 टूट गया कि नहीं, MgSO4 किस में कन्वर्ट हो गया, Na2SO4, ब्रेक हो गया। इस वजह से हम बोलते हैं कि परमानेंट हार्ड डिस्क को रिमूव कर दिया अपन लोगों ने, है ना। चलो, कैलगॉन मेथड याद रखना बच्चे लोग, कैलगॉन मेथड, कैल्शियम गॉन, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, NaPO3 का होल 6। नेक्स्ट मेथड है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का जियोलाइट मेथड। जियोलाइट बोलो चाहे एनसीईआरटी में परमिटेड लिखा हुआ है, जियोलाइट या परमिटेड मेथड। अब जियोलाइट और परमिटेड मेथड क्या होता है, जियोलाइट क्या होती है ना, पहले तो बात आती है जियोलाइट की। तो सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स ऑफ सोडियम और एल्युमिनियम, सॉरी सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम एंड Al, इसके सिलिकेट्स को बोलते हैं जियोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, जियोलाइट। क्या फॉर्मूला है, NaAlSiO4, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं क्या, जियोलाइट या परमिटेड मेथड। क्या बोलते हैं, परमिटेड मेथड। अब इसकी रिएक्शन हम देखो, ध्यान देना भाई, यहां पे इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करें, हमें परमानेंट हार्डनेस निकालनी है, तो भाई MgCl2, इसकी रिएक्शन NaAlSiO4, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, है ना। तो कैसे ब्रेक होगा, चेक करो जल्दी से, कैसे ब्रेक होगा। ये वाला टर्म ब्रेक नहीं होगा, Na इधर चला जाएगा और Mg जो है वो इधर आ जाएगा, बस Na इधर चला जाएगा और Mg जो है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ NaCl और Mg AlSiO4, AlSiO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस लगा, देखो बैलेंस है कि नहीं, एकदम बैलेंस है। ये हमें तोड़ना था, किसकी वजह से टूटा, जियोलाइट की वजह से। किसकी वजह से टूटा, जियोलाइट। जियोलाइट जो है वो यूज करते हैं। ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन कौन से मेथड यूज करे थे टेम्परेरी हार्डनेस में, सोचो थोड़ा सा। सर बॉइलिंग। याद करो, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने में सबसे पहला मेथड था बॉइलिंग, दूसरा मेथड क्लार्क मेथड, 2 मेथड थे। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के कौन कौन से मेथड थे, वॉशिंग सोडा। सबसे पहले वॉशिंग सोडा, कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मेथड, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और ये लास्ट वाला मेथड कौन सा था, जियोलाइट। जियोलाइट प्रोसेस। ओके डन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे, H2O2, पेरोक्सी बॉन्ड है ना, अगर H और H O और O के बीच में पेरोक्सी बॉन्ड बनाता है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना O को O के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो पेरोक्सी बॉन्ड। अब इसी पेरोक्सी बॉन्ड को बोलते हैं
इसकी वजह से ही बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी वजह से ही इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को बनाया था ना, वैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को बनाया था। ठीक है, एमओपी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमओपी की बात करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते रहना, अभी का अभी याद करते रहना, अभी का अभी। तो सबसे पहले है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड। देखो बच्चे लोग, बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaO2 डॉट, ये H2O2 है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, Ba सेकेंड ग्रुप का आता है ना, तो इसके लिए BaO2 है। ठीक है, डॉट 8H2O। ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड डॉट 8H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बेरियम पेरोक्साइड। अब बेरियम पेरोक्साइड, ये ऐसा भी बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। अच्छा, कैसे बनाते हैं, अरे सिंपल सा है भाई। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म बेरियम पेरोक्साइड की लेते हैं, उसकी रिएक्शन बच्चे लोग H2SO4 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो, H2SO4 के साथ। तो BaSO4, BaSO4 तो हो गया कि नहीं, और H2O2 निकल गया, और वाटर तो निकला ही निकला। देखो बना कि नहीं बना H2O2, सिंपल सा है, एक्सचेंज हो गया है बस। ये H2 जो है वो इस O2 के ले लिया, और Ba जो है वो इस SO4 को ले लिया, BaSO4 हो गया और H2O। आई थिंक क्लियर है ये, कुछ नहीं है। फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, ध्यान रखना, अभी अभी मैं फिर से लास्ट में पूछूंगा कि कैसे कैसे था। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बच्चे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो वहां पे H2O2 का फॉर्मेशन होता है। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बताया भी हुआ है कि एक तरफ कैथोड बनता है, एक तरफ एनोड बनता है। कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। तो भाई साहब H2SO4 को ब्रेक कर दिया, एक H प्लस और एक HSO4 माइनस, एक में प्लस एक में माइनस हो गया, प्लस माइनस, तो H2SO4 को ब्रेक कर। अच्छा, अब यहां से जो H प्लस है उसने तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, क्या बना दिए H2। तुम लोग बताओगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, और HSO4 माइनस, अगर ये 2 टाइम्स लिया तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल कर दो, H2S2O8, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनमें से कौन सी साइड कैथोड है और कौन सी एनोड है, जल्दी बताएं। सर ऊपर वाली जो है ना वो एनोड है। ओके, वर्षा बताएं। सर ऊपर वाली कैथोड है। ओके, मेघा। सर ऊपर वाली कैथोड और नीचे वाली एनोड। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस से 0 गया है, रिडक्शन हुआ है, तो दिस वन इज कैथोड, रिडक्शन हुआ है ना। अब ये बट ऑब्वियस सी बात है एनोड, लेकिन हम जो बना रहे थे H2O2 वो मिला क्या, अभी नहीं मिला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, या इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8।
मार्शल से ऐसा बोलते हैं। लेकिन मिला नहीं अपने को H2O2, जो बना रहे थे ना वो नहीं मिला। तो फिर कैसे मिलेगा सर? अरे मिलेगा ना, H2S2O8, उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो। बस देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 बन जाएगा। जो हमने लिया हुआ था वो वापस आ गया। और क्या निकलेगा? H2O2 भी बनेगा। देखो बैलेंस करो, यहाँ पे अगर 2 कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और इधर ये कितने हाइड्रोजन हो गए? सल्फर 2। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो पहले 8 और 2 10, यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया कि नहीं? सब बैलेंस है। तो अपने को क्या बनाना था? H2। क्लियर कट समझो बेटा, H2O2 मिला कि नहीं मिला? ये है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है, तीसरा मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड इसको बोलते हैं। सर एक बार दोबारा वो लास्ट वाला दोबारा से बताना। एक मिनट, तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड। देखो बेटा, ये भाई H2 कितने हैं? 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए? 6। 2 2 जा 4 और 2 6। सल्फर 2 है, इधर 2 है, इधर 2। ऑक्सीजन कितने? 8 और इधर 2 10। इधर 2 4 जा 2, मतलब 2 4 जा 8 और इधर 2 10, है नहीं? ओके सर। ओके, तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, टू इथाइल एंथ्राक्विनोन, है ना? तो एंथ्राक्विनोन जो होता है, एंथ्रासीन का फॉर्मूला तो पता होगा, बोले एंथ्रासीन का फॉर्मूला। 3 बेंजीन रिंग, उसको बोलते हैं एंथ्रासीन, और है ना? तो अगर ओन की बात नहीं करते हैं, नॉल, क्यूनॉल, तो यहाँ पे हो जाता है OH, और यहाँ पे OH, 2 पे इथाइल है तो यहाँ पे C2H5, ऐसा है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, क्यूनॉल, ऑल मतलब OH। अगर इसका बच्चे अपन लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाले 2 H जो है ना, ये वाले 2 H हट जाते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये और ये हट जाएंगे तो H2O2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 आ जाए। देखो कैसे होगा, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल, और इधर C2H5, इसको बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ऐसा बोलते हैं। क्लियर बच्चे लोग? जल्दी समझे। बस तुम्हें क्या करना है कि यहां से H2O2 निकल गया, ये H2 और O2, तो अपने को बनाना भी था H2O2। क्लियर कट समझ लो बेटा। कौन कौन से 3 मेथड हुए, जल्दी बताएं। भूल गए? बेरियम यस, peroxide पहला method जो था वो बेरियम पेरोक्साइड था, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बेरियम पेरोक्साइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दूसरा मेथड, from electrolytic method हाँ, also इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated H2SO4। H2। और ये लास्ट जो है वो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, क्विनोल, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को एयर की प्रेजेंस में रखो।
तो भाई साहब हीट कर जाएगा, हीट करने के बाद मतलब एयर के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो H2O2 निकाल देगा। क्लियर कट, बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अच्छा, ये जो है ना पहली केमिकल प्रॉपर्टी, तो H2O2 जो होता है ना, H2O2 act as an oxidizing agent। H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है बच्चों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है। ठीक है भाई, H2O2 में ऑक्सीजन लिबरेट होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करेगा। कैसे काम करेगा? तो इन एसिडिक मीडियम में भी करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके, और इन बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करता है। अच्छा, एसिडिक मीडियम में कैसे करेगा? अरे ऐसा होता है कि अगर कभी भी कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन H2O2 के साथ कराएं तो ये मेटल जो है वो 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और H2O2 खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो, +2 से +3 जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? किसकी वजह से बढ़ रहा है? H2O2। H2O2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इधर -2 है। अरे तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर? अच्छा, बेसिक मीडियम में तो यहाँ पे ये H+ होना चाहिए, ये एसिडिक मीडियम में। अच्छा, तो बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन करें? कुछ नहीं करता है। बेसिक मीडियम में Fe2+ है, H2O2 है, और इसमें क्या हो जाएगा? Fe3+ और OH-, ऐसे आता है। OH-, कितने OH- आ जाएंगे? यहाँ पे 2 OH-, ऐसे एक ही मानो। तो यहाँ पे OH आया ना, तो अपने आप हमें यहाँ पे OH नहीं लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होगी। मतलब Fe किसमें चेंज हो रहा है? Fe3+ में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इसकी वजह से। मीडियम कौन सा तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर OH- है तो ये मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम हो जाएगा। बच्चे लोग, आई थिंक ये बात जो है वो हमको क्लियर हो गई होगी। तो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है एसिडिक मीडियम में एज वेल एज बेसिक मीडियम। चेक करें जल्दी से। सर पहले वाले में एक H कहाँ गया, एक O कहाँ गया? अरे ये 2 टाइम्स अगर कर लोगे, बैलेंस नहीं किया आप लोगों ने, तुम्हें इनऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे 2 कर लोगे तो 2H हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना? तो कभी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हें बैलेंस याद ही नहीं रखना है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि क्या बन रहा है। Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? H2O2 की वजह से। किस मीडियम में बन रहा है? बेसिक मीडियम में, क्योंकि OH आ रहा है। इसमें किस मीडियम में बन रहा था? एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H+ हमने देना था। H+ हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H+ किया था। क्लियर? ओके सर। अच्छा, H2O2 जो है ना बच्चे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके भी काम करता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके भी क्या करता है? काम करता है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। चलो ठीक है, बात तो सही है। रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। कैसे? देखते जाना। MnO4- है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है वो बताना।
ये H2O2 के साथ रिएक्शन कर जाता है और Mn2+ बना देता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। Mn2+ बना देता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है ना। तो कितने लिबरेट करता होगा, और यहां से H+ जो है वो निकल जाता है। बस तुम्हें ये रिएक्शन देखनी है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू प्लस का 7। अरे भाई साहब यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? ये भाई साहब बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट MnO4- को किसमें चेंज कर रहा है? Mn2+ में चेंज। अब तुम कहोगे कि ये कहाँ गया, H कहाँ गया? तो H निकाल दो ना, H2O में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक गई, किसकी वजह से गई। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि एसिडिक मीडियम में ही केवल करता है, नहीं, बेसिक मीडियम में भी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है। इन बेसिक मीडियम देखो, दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर दोनों मीडियम में काम करता है। देखो ध्यान देना, MnO4- है, सेम है। अगर हमने यहाँ पे H+ लिखा हुआ है तो एसिडिक मीडियम, इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। ये प्रेजेंस हम ले लिया, इसका कुछ काम नहीं है, कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, घटा सकता है। तो यहाँ पे MnO2 में चेंज हो गया और O2 में चेंज हो गया। अगर वाटर निकालना है तो वाटर। देखो बच्चे लोग, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। इसमें कितनी है? x -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +4। देखो +7 से +4 में जा रही है, रिड्यूस हो रही है, किसकी वजह से? H2O2 की वजह से। हमने बेसिक मीडियम यूज किया। ओके, ध्यान रखना, जैसे हमने बोला कि भाई I2 है, H2O2 है, एक रिएक्शन दी जाए और यहाँ पे I- है और O2 है। बताओ ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है कि रिड्यूसिंग नेचर की है? जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर कैसे पता तुम्हें? सर क्योंकि आयोडीन के पहले 0 स्टेट थी, अब वो -1 हो गया और कम हो यस, गया। 0 से -1 हो गया, रिड्यूस हो गया है। वैसे भी ऑक्सीजन निकल रहा है, तब रिड्यूसिंग नेचर। क्लियर? दोनों मीडियम में रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। सर हमने ये जो रिड्यूसिंग एजेंट डाला है वो H+ आयन की प्रेजेंस में डाला है। यस, एसिडिक मीडियम, ओके reducing ओके। agent in acidic medium, reducing agent in basic medium। ये तो बात बहुत अच्छी थी। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर तो पता होगा। अरे ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे और ऐसे होता था, है कि नहीं? यहाँ पे H था, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, है ना। ये हमने गैस फेज, भाई लिक्विड फेज में भी होता है, तो गैसियस फेज और लिक्विड फेज के दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इस वाले O और O के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा होती है, 140, इन सब में ज्यादा होती है, 147.5 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ जो है 147.5 पिकोमीटर। ये वाला जो एंगल है ना बच्चे लोग, ये वाला एंगल जो है वो 94.8 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मतलब कम है। ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है H और O के बीच की जो लेंथ, ये 95 पिकोमीटर है। गैसेस फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये इसकी बॉन्ड लेंथ, अगर यही जो है वो लिक्विड सॉरी सॉलिड फेज में होता, यही अगर सॉलिड फेज में होता तो क्या चेंज होता, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
अगर सॉलिड फेज में होता, स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 145.8 मतलब बॉन्ड लेंथ। ये सॉलिड फेज की बात कर रहे, क्वेश्चन में आता है कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में O और O के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो किसमें ज्यादा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना बेटा, ये 102 डिग्री होता है, और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो 98.8 होता है। बताओ अब किसमें डिफरेंस है। ऐसा एक्चुअल में ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड एंगल आता है ऐसे। ठीक है, ओपन बुक होता है तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल आता है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल। ठीक है, 111.5 डिग्री। और अगर इसकी बात करें, ये भी ओपन बुक ही है, इसमें अगर ऐसा आता है, $90.2 डिग्री। अब ये सॉलिड फेज, ये मेजर किया गया, अपने को मेजर कुछ नहीं करना है, अपने को बस केवल और केवल देखना है कि कैसे। देखो सर ये जो आपने एंगल डाला है ये बाहर से कैसे आ गया? फिर से बोलो बेटा। सर ये एंगल आपने डॉटेड वाला ये कैसे डाला? ये वाला 90.2। यस सर। एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। तो ये जो ओपन बुक वाला है, तो बुक वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, मतलब बुक वाला जो बॉन्ड है ना वो 11.5 और इधर 92। अब देखो ध्यान से, फर्क क्या है वो देखना, फर्क ही पूछा जाता है। बोला जाएगा कि गैसेस फेज में O और O के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है H2O2 में, कि सॉलिड फेज में ज्यादा होती है। देखो गैसियस फेज में O और O के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि नहीं, 147 है, यहाँ पे 145 है, एक बात। लेकिन OOO का बॉन्ड एंगल जो है वो 94 होता है गैसेस फेज में, और OOH के बीच का 102, इसमें ज्यादा होता है। केवल O के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है ओपन बुक वाला, बाकी सब इसकी ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा लर्न करोगे, 2 या 3 बार ऐसे लर्न करोगे ना, तो तुम्हें एकदम याद हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कि H2O2 जो है ना, H2O2 ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। H2O2 ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। H2O2 जो है वो किसी भी चीज को ब्लीच कर देगा, वो ब्रेक हो जाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन डाल देता है। देखो नेसेंट ऑक्सीजन डाल देता है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है, अगर इसके ऊपर कलर्ड मैटर डाल दिया जाए, कोई भी कलर्ड चीज डाल दी जाए, तो वो क्या करता है, कलरलेस हो जाता है। कलर्ड मैटर जो है वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे लोग क्लियर बात। ब्लीचिंग, अब क्वेश्चन आता है कि भाई H2O2 जो होता है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कैसे दिखा। ब्लीचिंग पता है ना, अरे भाई काले हो गए, ब्लीच कर लिया, गोरे हो गए, है ना। कलर डालना, अरे कोई कपड़ा है उसका कलर उड़ गया है, उसको ब्लीच कर लो, है ना। तो कलरलेस मटेरियल में भी कलर डालने में भी यूज होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी H2O2। अच्छा नेक्स्ट है, लास्ट है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं।
इसको स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 को बोलते हैं पर हाइड्रोल, पर हाइड्रोल। देखो, अगर कभी भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को पहचानने को आए कि भाई साहब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो इसका, तो आराम से निकाल सकते हो। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलारिटी करोगे, अगर मोलारिटी दी गई है उसमें 11.2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। हमने जैसे बोला एक क्वेश्चन कि 0.2 m H2O2 दिया हुआ है, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आराम से कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 11.2 इंटू 0.2 मतलब क्या हो जाएगा 2.24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आराम से आ जाएगा। अगर मोलारिटी दी गई, दिस इज मोलारिटी, चलो ठीक है। अगर मोलारिटी नहीं दी गई है तो अरे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, दिस वन इज नॉर्मलिटी, पता होगा नॉर्मलिटी मोलारिटी ये सब जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है। तो अगर नॉर्मलिटी दी गई है तो ये लगा लो, ओके। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, ये एस मतलब स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर निकालना है तो एम और MW मास, सॉरी मोलारिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा भी निकाल सकते, बस यही पूछे जाते हैं ये और ये। सर ये Okay. लास्ट वाला फॉर्मूला बता ये दीजिए है, दोबारा से। ये ना, यस सर। ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ किसमें, ग्राम पर लीटर, तो ये मोलारिटी और मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी किसमें, ग्राम पर लीटर। तो ये वाला चैप्टर जो है वो तुम लोगों का एंड हो गया है, हाइड्रोजन चैप्टर, बच्चे लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों ने मतलब 2 लेक्चर में कवर किया है। एक बार तुम लोग फिर से PDF डाउनलोड करके ये सारा लेक्चर देख लेना। वैसे तो हमें पता है कि तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि कॉलेज वगैरह तुम लोगों को जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है ना। अभी स्कूल ओपन हो गए हैं, प्रैक्टिकल चालू हो गए होंगे, प्री बोर्ड चालू हो गए हैं, तो सब करो। बाद में जैसे जब रात होती है, रात में 10 से 11 या ऐसे क्लास होती है, 2 क्लास होती है, तो भाई 9 से 10, 10 से 11 बस 2 घंटे करने हैं, 2 घंटे नीट को देना है, बाकी पूरा दिन जो है वो तुम बोर्ड को दो। अभी जब तक एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जब तक प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तब तक ऐसे, ठीक है। 2 घंटे तुम लोगों को केवल और केवल देने हैं बस। अरे पूरे 24 घंटे में 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो क्या नीट के लिए, जिससे फ्यूचर बनने वाला है ना। तो बस 2 घंटे पढ़ो और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उसका रिवीजन करो, बस बात खत्म। अब स्कूल जाओ और प्री बोर्ड दो, प्रैक्टिकल दो, सब कुछ करो, क्लियर। बस ये 2 घंटे जब आओ तो पूरा फुल दिमाग में आओ कि भैया डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, डॉक्टर बनना है इस साल, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे, एस ब्लॉक। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।